स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। अभी के लिए काइनेटिक्स हम लोग थोड़ा छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे बिकॉज काइनेटिक्स तुम्हारा एलन में 15 दिन में आएगा, तब तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसका सारे चैप्टर्स डिले होते जाएंगे। इसलिए बीच में एक चैप्टर छोड़ के बाकी सारे टेस्ट का हम लोग कवर अप कर सकें, इसलिए ठीक है एक चैप्टर तुम्हारा छोड़ के काइनेटिक्स हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब ध्यान दो, सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली क्या डील करता है। तो सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख लो। इट डील्स विद, सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द डिफरेंट प्रोसेसेस which involves the different processes which involves the attaching of one substance on the surface of another substance, attaching of one substance on the surface of another substance। जैसे एग्जांपल ले लो, हम लोगों ने क्या किया, वाटर प्लस ऑयल का, वाटर था इसमें हम लोगों ने ऑयल डाल दिया। तो वाटर पे जब ऑयल डालोगे तो ध्यान दो वाटर के सरफेस पे ऑयल की लेयर बनेगी। तो वाटर के सरफेस पे दूसरा, ये पूरी तरह तो मिलेगा नहीं, देखो पूरी तरह मिल जाए। जैसे नमक पानी का सोल्यूशन लिया, NaCl को पानी में डाला तो NaCl एक्वस जो सोल्यूशन बनेगा इसमें NaCl पूरी तरह पानी में होगा, तो इट इज इन द बल्क ऑफ द, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के बल्क में पूरी तरह डिजॉल्व। लेकिन ऑयल प्लस वाटर लोगे तो क्या होगा, वाटर के सरफेस पे ऑयल आएगा, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट फिनोमेना जिसमें एक सब्सटेंस के सरफेस पे दूसरा सब्सटेंस आ जाएगा, अटैच होगा, उसमें को हम लोग किसमें पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो अब इसमें सबसे फर्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या आता है, लिंकिंग ऑफ, या द प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस is linked or attached to the surface of another substance। एडजॉर्प्शन एक फिनोमेना या प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस के सरफेस पे दूसरा सब्सटेंस जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन, ठीक है। अब देखो एक चीज होती है एडजॉर्प्शन और एक चीज होती है एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल देखने के लिए क्या करो, जैसे एग्जाम्पल दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया कि मैंने चौक ली, एक बार चौक को मैंने इंक में डुबोया और एक बार चौक को मैंने पानी में डुबोया। ये खुद से करके देख लेना, एक बार चौक को इंक में डुबो के देखो, एक बार चौक को पानी में डुबो के देखो। तो जब चौक को इंक में डुबोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो चौक है तो इसके सरफेस पे तुम्हारा इंक की लेयर आ जाएगी, लेकिन बल्क में तुम्हारा इंक की लेयर नहीं जाएगी। कैसे पता चलेगा कि इसको तुम बीच से तोड़ दो, इस चौक को बीच से तोड़ दो दो हिस्सों में, तो तुम क्या देखोगे कि ऊपर वाला पार्ट तो नीला है, ऊपर वाला पार्ट तो नीला है, लेकिन बीच में जैसे मान लो चौक है, इसको मैंने बीच से तोड़ा तो ये वाला पार्ट तो नीला होगा, लेकिन यहां तुम्हारा नीला पार्ट नहीं आएगा, बीच में तुम्हारा नीला पार्ट नहीं आएगा। मतलब इस केस में जो इंक है वो चौक के सिर्फ ये तुम्हारा ब्लू होगा, दिस ब्लू, ये ब्लू सरफेस ब्लू हो जाएगा, लेकिन बीच में ब्लू नहीं होगा। इससे क्या पता चला कि जो इंक था वो सिर्फ सरफेस पे जाके अटैच हुआ है, लेकिन जब तुम चौक को पानी में डालोगे, चौक को पानी में डाला, चौक को पानी में डाला और फिर उसको बीच से तोड़ दो, अब उसको बीच से तोड़ा तो
तुम्हें जो वाटर या तुम्हें जो वाटर का वेटनेस है वो पूरी चौक में होगी, मतलब सरफेस पे भी होगा, प्लस तुम्हें बीच वाले पार्ट में भी पानी दिखेगा। गीला गीला क्यों, तुम चौक को पानी में डाल के एक बार देख लेना, चौक के सरफेस पे भी आएगा, और चौक को तोड़ोगे तो ये बीच वाले जो पार्ट है यहां भी तुम्हारा पानी आ रखा होगा, तो मतलब चौक पूरे चौक मतलब जो पानी है वो पूरे चौक में जाके एब्जॉर्ब हो गया है। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन क्या है? एड्सॉर्प्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस इज अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर। ठीक है, एड्सॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे जाके अटैच हो। और एब्जॉर्प्शन क्या प्रोसेस है? एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस इज accumulated in the whole bulk of the अनदर। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे दूसरे सब्सटेंस में समा जाए, पूरे बल्क में समा जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या? वन सब्सटेंस is attached to surface of another substance, ये एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या? वन सब्सटेंस is accumulated, one substance is accumulated in the bulk of another substance। जैसे इसका एक और एग्जांपल, तुम रुई को पानी में डुबो, तो रुई को जब पानी में डुबोगे तो रुई में पूरी तरह सोख लेगा, पूरी रुई को बीच से तोड़ के देखना, वो तुम्हारा बीच से भी गीला निकलेगा, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दूसरी चीज मैं बोल सकता हूं इट इज अ सरफेस फिनोमिना, ये एक सरफेस फिनोमिना है, ये बल्क फिनोमिना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो, अगर मान लो मैंने अभी जो चौक और वाटर का एग्जांपल लिया एड्सॉर्प्शन का, इसमें मैं कंसंट्रेशन ऑफ जो सब्सटेंस इंक, कंसंट्रेशन ऑफ इंक अगर देख, तो मैं बोल सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ इंक सरफेस पे लार्ज होगा और बल्क में ऑलमोस्ट जीरो होगा। आइडियल केस में तो बिल्कुल जीरो होगा। मैं बोल सकता हूं अगर मैंने चौक को इंक में डुबोया तो वो सिर्फ सरफेस पे आया, तो मैं बोल सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ इंक सरफेस पे हाई और बल्क में ऑलमोस्ट जीरो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन कंसंट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस is large on surface and almost zero on bulk। लेकिन जब चौक को पानी में डुबोया तो वो यूनिफॉर्मली पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को, तुम्हारा सरफेस में भी पानी रहेगा, बल्क में भी पानी रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं? कंसंट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस is throughout is uniform throughout the bulk of another substance। एक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन दूसरे सब्सटेंस के बल्क में यूनिफॉर्म रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ये नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इतना नोट करो पहले। ठीक है, नेक्स्ट में
नेक्स्ट बोलते हैं रेट की बात करते हैं। तो रेट की बात की जाए, इसको हम लोग बाद में थ्योरी भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी मैं जनरल सेंस में बता देता हूं कि मैंने क्या बोला कि जो एड्जॉर्प्शन है वो सरफेस पे हो रहा है। तो एक चीज बताओ, जैसे मान लो मैंने बोला ये मॉलिक्यूल है, ये इनिशियल सिचुएशन है जब बिल्कुल सरफेस खाली है। तो अब इसमें ये 4 मॉलिक्यूल्स आके इसके ऊपर लग गए, ये 4 मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर आके लग गए। अब और 4 मॉलिक्यूल्स आए और ये आके लग गए, फिर और 4 मॉलिक्यूल्स आए, ये 4 मॉलिक्यूल्स आके लग गए। तो अगर मैं बोलूं रेट कि ये इनिशियल रेट R1, ये दूसरा रेट R2, ये तीसरा रेट R3, तो अगर मैं R1, R2, R3 की बात करूं तो एक चीज जान दो, एड्जॉर्प्शन क्या था कि इन मॉलिक्यूल्स का इसके सरफेस पे जाके अटैच होना। जितना ज्यादा सरफेस अवेलेबल होगा उतना जल्दी एड्जॉर्प्शन होगा। मैं क्या बोल सकता हूं, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन is directly proportional to surface available या surface area available। जितना ज्यादा surface available होगा उतना ज्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। तो अगर मैं R1, R2, R3 में कंपेयर करना चाहूं तो इनिशियल 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इनको पूरा सरफेस अवेलेबल, तो इनका रेट इससे ज्यादा होगा क्योंकि अब 4 मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब हो गए, तो इतना सरफेस को एड्जॉर्प्शन के लिए नहीं बन, खत्म हो गया। तो सेकंड R2 के लिए जो सरफेस एरिया अवेलेबल है वो लेस देन फर्स्ट 4 मॉलिक्यूल। तो मैं बोल सकता हूं यहां R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। मतलब क्या है, फाइनली क्या, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। वहीं एब्जॉर्प्शन का रेट बोले तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म। थ्रू आउट क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे, ठीक है, तुम्हारे एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। अभी एक दो और आएंगे, वो हम लोग बाद में जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगे उसको करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी आती है जो हम लोग डिफाइन करेंगे, तो इसको मैं एक बार हटा रहा हूं, ठीक है। एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग आगे यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका मतलब समझो। सपोज ये तुम्हारा सरफेस है, ठीक है, या वही जो एग्जांपल मिल रहे हैं, ये मान लो तुम्हारी चौक है और तुम इसमें इंक को इसके सरफेस पे एड्जॉर्ब कर रहे हो। तुमने इंक एड्जॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ चौक। तो सबसे पहले एड्जॉर्बेट बोला जाए तो एड्जॉर्बेट पहले मैं डिफाइन कर सकता हूं। एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्बेट सब्सटेंस एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। इन दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। एड्जॉर्बेंट क्या होता है, सब्सटेंस which provides surface for adsorption of adsorbate, ठीक है। अब सिंपल वे में तुम्हें कैसे देखना है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट क्या है, तो एक बार देखो सोल्यूशन से मैं इसको थोड़ा लिंक कर रहा हूं। नमक पानी का सोल्यूशन लिया,
जो तुम्हारा सोल्यूशन वाला केस है NaCl प्लस पानी का, तो इसमें दो टर्म्स आते थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता था? जो कम मात्रा में, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता था? जो ज्यादा मात्रा। तो सिंपल इस केस में हो जाएगा एड्सॉर्बेट क्या है? जो सरफेस पे आ रहा, मतलब इंक जो कम मात्रा में होगा, मतलब सिर्फ सरफेस पे आ रहा है तो कम मात्रा में हो जाएगा। तो वो एड्सॉर्बेट सॉल्यूट को कैसे कंपेयर कर लो? एड्सॉर्बेट कर। नया टर्म काम वही, नया टर्म काम वही, जो हम लोग वहां सॉल्यूट बोलते थे कम मात्रा वाला, वो सॉल्यूट उसी से क्या रेफर हो जाएगा? एड्सॉर्बेट, मतलब जो सरफेस पे आया। इंक यहाँ पे सरफेस पे आ गया, सिर्फ सरफेस पे होगा तो उसका अमाउंट क्या होगा? कम होगा। तो इंक एड्सॉर्बेट, और जो सरफेस दे रहा है मतलब जो ज्यादा मात्रा में, वो क्या हो जाएगा? एड्सॉर्बेंट। तो चौक यहाँ पे क्या हो जाएगी? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चौक यहाँ पे क्या हो जाएगी? एड्सॉर्बेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सॉल्यूट सॉल्वेंट से बस रेफर करा है, या सॉल्यूट सॉल्वेंट है नहीं, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन में होता है, मैंने कंपेयर कराने के लिए बोला है। एड्सॉर्प्शन के केस में एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट बोलोगे। क्लियर है? आया समझ में? डेफिनेशन याद रखने के लिए, एड्सॉर्बेट सब्सटेंस एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट विच प्रोवाइड सरफेस फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ एड्सॉर्बेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट, इसको हटा दूं। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट तुम्हारा आएगा थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है? ठीक है, अब देखो मैं एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट टर्म्स यूज कर रहा हूं। ये एड्सॉर्बेंट है जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, और इस पे ये एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स, ये एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स तुम्हारे अटैच हो गए, तो फाइनली ये बन गया। ठीक है, क्लियर है? डेल्टा एच बताओ भाई, मतलब सिर्फ साइन बताना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन अगर तुमसे पूछा जाए तो मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? अगर एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब हो रहा है, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे होंगे। ये एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल था, ये इस पे आके अटैच हुआ। अटैच कब हुआ होगा? जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़े होंगे। जब एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हुआ तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़े, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़े तो डेल्टा एच क्या आएगा? नेगेटिव। क्या सिंपल से देखो, हायर एनर्जी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से एनर्जी कम होती है, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आया, और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आया तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज, मतलब डेल्टा एच इज नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? डेल्टा एस एड्सॉर्प्शन बोला जाए, बताओ भाई। एड्सॉर्बेट यहां देखो खुली अवस्था में किसी के साथ नहीं बंधे हुए, यहां के एड्सॉर्बेंट के साथ बंध गए, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर बंध गया तो उनकी रैंडमनेस कम हुई होगी, ज्यादा हुई होगी। यहां खुले अवस्था में तो गैस मॉलिक्यूल्स, मान लो ये गैस है, खुले घूम रहे हैं, यहां के इससे बंध गए तो रैंडमनेस कम हो गई है। रैंडमनेस कम हो गई तो डेल्टा एस क्या आ गया? रैंडमनेस कम हुई, इनिशियल से फाइनल जाने में रैंडमनेस कम हुई, तो डेल्टा एस क्या आया? नेगेटिव आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो पहले ये पॉइंट लिखो, फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख लेना। डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन इज नेगेटिव, डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन इज नेगेटिव सिंस forces of attraction between adsorbent and adsorbate increases, since forces of attraction between adsorbent and adsorbate increases. Next point, delta S of adsorption is negative, delta S of adsorption is negative since
randomness of adsorbate molecules, randomness of adsorbate molecules decreases. Randomness of adsorbate molecules decreases. डेल्टा जी की अगर बात करो, बताओ भाई, तो डेल्टा जी तो क्या होता था? स्पॉन्टेनिटी का फैक्टर होता था। फाइनली जो हम लोगों ने थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के बाद फाइनल फैक्टर ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या पढ़ा? डेल्टा जी। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो जा रहा है, तो हो जा रहा है मतलब वो स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन, और अगर डेल्टा जी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन। डेल्टा जी तो सिंपल है कि अगर कोई चीज स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी नेगेटिव। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि जो एड्सॉर्प्शन तुम करा रहे हो वो स्पॉन्टेनियस है मतलब हो जा रहा है, तो मतलब उसका डेल्टा जी नेगेटिव। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसका डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव और डेल्टा जी भी नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट, इसी में एक टर्म डिफाइन करो, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन का उल्टा। एड्सॉर्प्शन में हम लोग क्या कर रहे थे कि ये चार मॉलिक्यूल्स लेट मान लिए ये एड्सॉर्बेंट है, ये एड्सॉर्बेट है, तो ये चार एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे जाके अटैच हो गए, तो ये प्रोसेस क्या हुआ? एड्सॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन उल्टा मतलब बैकवर्ड प्रोसेस। बैकवर्ड प्रोसेस इज डिसॉर्प्शन। ये बैकवर्ड प्रोसेस क्या होगा? डिसॉर्प्शन। मतलब एड्सॉर्ब्ड हुए मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना। एड्सॉर्प्शन क्या है? मॉलिक्यूल्स को अटैच कराना, तो इसमें अटैच हुए मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, द प्रोसेस इन विच adsorbed molecules are removed from the surface, are removed from surface of adsorbent। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आया? एड्सॉर्प्शन का उल्टा क्या कहलाता है? डिसॉर्प्शन। अब फिर से डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी की बात कर लो। डेल्टा एच डिसॉर्प्शन, बताओ भाई, मॉलिक्यूल्स दूर हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स दूर हो रहा है मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है मतलब डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए मुझे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने पड़ेंगे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने पड़ेंगे तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आया? डेल्टा एस डिसॉर्प्शन बोला जाए, डेल्टा एस डिसॉर्प्शन। अगर मैं डेल्टा एस डिसॉर्प्शन बोलूं तो फिर से बंधे हुए मॉलिक्यूल्स टूट जा रहे हैं, तो रैंडमनेस क्या हो रही है? बढ़ रही है। और रैंडमनेस बढ़ रही है तो डेल्टा एस क्या आएगा? पॉजिटिव। डेल्टा जी की बात बोली जाए तो फिर से डेल्टा जी तो मेजर ऑफ स्पॉन्टेनिटी है, तो अगर डेल्टा एच डिसॉर्प्शन नेगेटिव है मतलब डिसॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी डिसॉर्प्शन अगर पॉजिटिव है देन डिसॉर्प्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ में? ठीक है, क्लियर है? अच्छा एक चीज ध्यान दो, अगर डेल्टा जी डिसॉर्प्शन नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी एड्सॉर्प्शन पॉजिटिव होगा। डेल्टा उल्टे प्रोसेस का बोल सकता हूं, देखो उल्टा ही साइन तो आ रहा है। अगर डेल्टा जी डिसॉर्प्शन नेगेटिव है तो इससे मैं साइमल्टेनियसली बोल सकता हूं, इससे ये बोला जा सकता है डेल्टा जी एड्सॉर्प्शन इज
पॉजिटिव। मतलब अगर डिसॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो एड्सॉर्प्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डिसॉर्प्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, क्लियर है, ठीक है।